हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 4 का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका, एक चर में रेखिक समीकरण। चर बोलते हैं बेसिकली जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD XYZ, इनको बोला जाता है। और ये वो वैल्यू होती है जिनकी जगह पर हम कोई भी वैल्यू को इमेजिन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 कुछ भी इस तरीके से नंबर को इमेजिन किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं हम चर। एक समीकरण जिसे हम AX + B = ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर A नंबर है ना, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे A की जगह पे, सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों? इन केस अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रख देते हैं तो ज़ीरो x से गुणा होगा तो वो ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हमारे इसके अंदर फिर चर बचेगा ही नहीं, और जब चर ही नहीं बचेगा तो वो समीकरण नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यानी A की जगह पे आप कुछ भी नंबर रखो, डेसिमल में रखो, चाहे फ्रैक्शन में रखो, चाहे नंबर माइनस में रखो या प्लस में रखो, नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए सिवाय ज़ीरो के। ठीक है, और B भी कुछ भी हो सकता है नंबर हमारा यहाँ पे। A और B वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब कि कोई भी प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन अंडर रूट कोई भी नंबर हो सकता है वो के रूप में लिख सकें, एक चर में रेखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि 3x - 5, कुछ न कुछ यहाँ पे होगा ही होगा। x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, k हो, z हो, कोई ना कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट ज़रूर होगा, और उसके साथ में कोई ना कोई नंबर हो सकता है। कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उसके साथ में 1 माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने ले लिया x माइनस या +2 = 0। अब x के साथ में तो कुछ है नहीं, हमारी इस फॉर्म के हिसाब से अगर मैच किया जाए, x का x यहाँ पर a की जगह पे हम कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। ठीक है, प्लस का b की जगह पे कितना दे रखा है 2, एंड 0 का 0। एंड ज़रूरी नहीं है अब x ही लेना, आपको y भी ले सकते हो। वेरिएबल का मतलब यानी चर का मतलब होता है कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पे हो सकता है। तो 6y - 10 = 0। तो ऐसी समीकरण को जिसमें केवल एक ही चर हो, x हो चाहे अकेला, या y हो या अकेला, या z हो अकेला, तो उनको कहते हैं हम एक चर में रेखिक समीकरण। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पॉइंट नंबर 2, दो चर में रेखिक समीकरण। जैसे उसमें सिर्फ अकेला एक x था या अकेला सिर्फ y था, तो इसमें कम से कम दो तो हमें चर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कोई समीकरण जिसे हम AX + BY + C = 0, जहाँ पर ABC कोई वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई, कोई भी ऐसा नंबर जो या तो डेसिमल में हो यानी 0.1 0.2 0.3, या फ्रैक्शन यानी कि बटे में हो 2/3 4/5 5/6, या माइनस में हो जैसे -3 -4 -5, या प्लस का हो, या अंडर रूट में हो √3 √4 √5, इस तरीके से हो, वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मगर क्यों नहीं हो सकता मैंने आपको बताया, अगर यहाँ ज़ीरो रखेंगे x से मल्टीप्लाई होगा उसको ज़ीरो कर देगा, तब खाली एक ही चर बचेगा, तब वो एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। अगर b की जगह ज़ीरो रख दिया तब a से गुणा होकर ज़ीरो कर देगा, तब भी एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर a और b की जगह पे कभी भी ज़ीरो नहीं रख सकते। कुछ भी रखेंगे, हाँ c की जगह रख सकते हैं, इन दोनों की जगह नहीं रखें। कुछ भी रख लो, 2/3 5/6 -3 -4, पर ज़ीरो नहीं रखना, के रूप में लिख सकें, दो चर में रेखिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे 3x + 2y - 6 = 0। अब इसमें x भी और y भी, इनके साथ सामने आगे की तरफ कुछ न कुछ नंबर जरूर होगा, चाहे फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में, अंडर रूट में, किसी में भी हो। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार x और y की फॉर्म में ही होगा, z और w भी हो सकता है। 6z - 2w + 5 = 0, 3a + 5b - 2 = 0। इंग्लिश के कोई भी दो अल्फ़ाबेट यहाँ पे आपको देखने के ज़रूर मिलेंगे। क्लियर, और उनके साथ में कोई ना कोई नंबर भी होगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया x - y = 0। x है, y है, दो चर अवेलेबल है। अब बोलोगे भैया इनके आगे तो कुछ है ही नहीं, x के आगे कुछ भी नहीं होता, उनके आगे 1 माना जाता है। अब यहाँ पे c है, c तो है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो वो ज़ीरो होगा। c ज़ीरो हो सकता है, बट x और y इनके साथ में
जो भी नंबर होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो दो चर वाला समीकरण ही नहीं कहलाएगा। तो क्लियर है आपको, एक चर वाला समीकरण होगा उसमें एक चर अवेलेबल होगा, दो चर वाले में दो होंगे, चाहे एक्स वाई हो, जेड डब्ल्यू हो, ए बी हो या एक्स वाई कुछ भी हो, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। इसके बाद आता हमारा तीसरा पॉइंट, एक चर के रैखिक समीकरण का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। हल का मतलब सॉल्यूशन। जैसे कि हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस का भी उधर आगे माइनस का हो जाता है, मल्टीप्लाई में ए है डिवाइड में आ जाता है, तो हमारा जो उसका सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी एक समीकरण है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, माइनस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 5/3 इसका सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2z माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस का 7 उधर जाए किसको आ जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में है किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो z की वैल्यू कितनी है 7/2। क्लियर। तो यानी कि एक चर वाले समीकरण में उनका हल भी केवल एक ही होगा, एक से ज़्यादा उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, दो चर में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि ऐसी समीकरण जिसके अंदर दो चर होते हैं उनके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले ली, इमेजिन करो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, मैंने समीकरण ले ली और मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली। टेबल में रखा x और y। आप x की वैल्यू कुछ भी इमेजिन कर सकते हो और y की वैल्यू निकालोगे। आपने इमेजिन किया x बराबर 0 मान लो, तो आप x की जगह 0 रखोगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 2 का डिवाइड दिया कितना आंसर आया 5। तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा 0 और 5। कुछ और ट्राई करते हैं। आपने x बराबर 1 मान लिया, चलो 1 मान लेते हैं, यहाँ x की जगह रखा 0, 2y 10, 2y इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, आंसर कितना आया 5, ये आ गया। ठीक है, सॉरी आपने 1 मानना है ना, यहाँ x की जगह 1 रखोगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ 9 होगा, 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार x की वैल्यू ही मानोगे, आप y की भी मान सकते हो। मान लो y बराबर आपने 0 मान लिया, तो यहाँ y की जगह 0 मान लिया। कंडीशन ये है कि आपको लेना या तो x की वैल्यू को मानना है या y को मानना है। एक वैल्यू को मानोगे, दोनों को नहीं मान सकते। एक को मान लिया y इज इक्वल टू 0, तो जो हमारी समीकरण है y की जगह 0 रख देंगे इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये जो सॉल्यूशन आया इस वाले से अलग है, ये वाला सॉल्यूशन इससे अलग है। आप जितनी बार जो भी नंबर इमेजिन करोगे, हर नंबर पहले वाले से डिफरेंट ही होगा, कभी भी सेम आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब जैसे y बराबर आपने मान लिया माइनस का 1, जरूरी नहीं है प्लस का ही माना, माइनस का ही माना जा सकता है। माइनस का 1 मान लिया, अब y की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1, x y की जगह -1 इज इक्वल टू 10। अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, माइनस का 2 उधर जाएगा किसको आ जाएगा, प्लस का कितना आ गया 12, तो यहाँ लिख दिया 12। तो मैंने आपके यहाँ पे 4 सॉल्यूशन किए, चारों के चारों क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। आप इस तरीके से कितनी ही बार वैल्यू को रख के बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस बार y की वैल्यू हम बटे में ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 1/2, ठीक है, y की वैल्यू को मान लिया और वो माइनस का मान लिया। आप एक वैल्यू को इमेजिन कर सकते हो। चलो मैंने एक नंबर इमेजिन कर लिया, x हमें निकालना होगा। तो जो आपकी समीकरण है आपको लिखना है, यहाँ पे लिख दिया x का x, y की जगह लिखा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 10। 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस आया,
माइनस का एक उधर जाएगा, किसको आ जाएगा प्लस का। तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 10 और 1 11। तो यहाँ मैंने लिख दिया 11। तो आपने देखा ध्यान से, जितनी बार मैंने एक वैल्यू 1 को माना दूसरा निकाला, हर बार आंसर पहले वाले से डिफरेंट ही आता है। तो इससे प्रूव होता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और कैसे होते हैं वो मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। अब डिस्कस करें हम अपने अगले पॉइंट को। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा ही बनती है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पे x + 2y = 6। एक बार मैंने x को 0 माना तो यहाँ 0 रखा, प्लस 2y = 6, मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ गया, डिवाइड दिया 3 आया, यानी 0 3। ठीक है, तो पहला हमारा निर्देशांक आ गया 0 3। दूसरा निर्देशांक मैंने y बराबर 0 माना, x का x रखा, y की जगह 0, 2 को 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, बचा 6। x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। आपको किसी भी ग्राफ को, इक्वेशन समीकरण को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम दो निर्देशांक होने ज़रूरी हैं। तो मैंने निर्देशांक ले लिया 0 3 और 6 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्तीय तल को बना लिया है, जिसको इंग्लिश में कार्टिजन प्लेन भी कहते हैं। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। हमारे जो निर्देशांक हैं वो देखो ज़रा, एक्स तो 0 है, एक्स की वैल्यू ख़त्म, वाई कितना 3, तो वाई का 3 हमारा ये रहा। इस पॉइंट को हम कहेंगे 0 3, क्योंकि पहले एक्स का पॉइंट लिखा जाता है फिर वाई का लिखा जाता है। दूसरा बिंदु है हमारा एक्स पे 0 वाई 0, एक्स पे तो 6 है बट वाई कितना है 0 है, तो एक्स की लाइन हमारी ये है, प्लस का 6 ये रहा। इस बिंदु को हम कहेंगे 6 0, क्योंकि पहले 6 आया फिर 0 आया। क्लियर। जब हमें किसी कार्तीय तल पे दो बिंदु मिल जाते हैं तो इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। तो ये लो जी, इन दोनों को मैंने यहाँ पे मिला दिया, और जो हमारी समीकरण है इस समीकरण को हम यहाँ लिख देंगे x + 2y = 6। तो जैसा कि समीकरण में कहा गया था, क्या दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा बनती है। दो चर थे x और y, इसके मैंने सॉल्यूशन निकाले, हल निकाले, ये आए, इनको मैंने ग्राफ में डाला तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक सीधी लाइन। और यानी कि ये बात हमारी बिल्कुल सही है कि दो चर वाली समीकरण का कभी भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा ही प्राप्त बनती है। ठीक है, यह प्राप्त होती है। इसका अगला बिंदु है, रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। अब यानी कि इस रेखा पर क्या कहा गया, रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। अब जैसे ये समीकरण मैंने बना ली, इक्वेशन बना ली, अब इस पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, मैंने क्या किया कि कहीं से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे मैं पॉइंट 4 है, 4 से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा कहाँ पर टकराएगा, ये कुछ इस तरीके से टकराएगा पॉइंट, यानी इस पॉइंट का नाम कितना होगा 1 और 4। अब रेखा का ये एक बिंदु है, ये जितने भी इस लाइन के ऊपर बनने वाले पॉइंट होंगे सारे के सारे इस समीकरण को संतुष्ट ज़रूर करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। x + 2y = 6 था। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, एक पहला बिंदु x का होता है, यहाँ एक रखा। y का बिंदु कितना है हमारा यहाँ पे, सॉरी निर्देशांक उल्टे लिखते, पहले हम x का लिखते हैं 4 और फिर लिखेंगे y का 1। तो 4 और 1 है, यानी x का 4 है और y का बिंदु कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। 4 2 1 कम 2 6, 4 और 2 6 6, दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है, यानी कि ये जितने भी पॉइंट इस पे आएंगे समीकरण को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा आप कोई और दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे लेके चेक कर सकते हो कि आंसर आता है या नहीं आता है। एक पॉइंट और ट्राई करके देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने नीचे से लाइन ड्रॉ करी, यहाँ आई, इस बिंदु को मैंने इससे मिलाया तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 पे 2, नीचे से 2 आया, इधर से भी 2 आया। चलो चेक करते हैं ठीक है या नहीं है। तो हमारा समीकरण जो है x + 2y = 6 है, x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। 2 2 दूनी 4 6, 4 2 6, यानी कि इस लाइन का ही पॉइंट था, समीकरण में रखा तो जो इसको क्या करता पूरा पूरा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यानी कि ये बिंदु भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी कार्टेशियन प्लेन का एक पार्ट बनने का,
कि रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हमारा अगला पॉइंट। अगला 7वां बिंदु है, समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु को दर्शाता है। यानी कि समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जितने भी सॉल्यूशन निकलेगा वो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। इस प्रकार दो चरों में एक रेखिक समीकरण का आलेखीय रूप एक रेखा होगी जिसका प्रत्येक बिंदु उसका एक हल होगा। ठीक है, आपको इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ एक उदाहरण देखिए। जैसे कि हमारे पास दो चरों वाला एक समीकरण है जो बराबर है 10 के। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन करना तो आपको सिखा ही रखा है। पहले आपको x लेना है और y रखना है। यहाँ पे आप x की कोई भी एक वैल्यू इमेजिन कर सकते हो। सबसे आसान होता है कि आप x को एक बार 0 ले लें और y को एक बार 0 ले, सबसे आसान सॉल्यूशन होता है। यहाँ 0 रखा, y = 10 निकल गया, आ गया, तो यहाँ 10 रख दिया और एक बार y बराबर हमने 0 रख दिया। x का तो x, y की जगह 0 = 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास निकल गए। ठीक है, y 0 रखा तो x 10 आ गया। हमारे पास दो बिंदु आ गए और मैंने कार्तीय तलों को पहले से यहाँ पे बना रखा है। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये वाला नेगेटिव, सॉरी y होगा, ये x गलती से बोल दिया मैंने, ये y है और ये y डैश है, x है और ये x डैश है। ठीक है, तो हमारा पहला निर्देशांक है x तो 0, y कितना 10, तो y की लाइन पे 10 हमारा ये रहा, पहला बिंदु हो गया। दूसरा x तो 10 है, y 0 है, तो x 10 ये रहा, दोनों बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। स्केल लेना आपको और दोनों बिंदुओं को बड़े ध्यान से मिला देना है। मैंने दोनों बिंदुओं को यहाँ पे मिला दिया है। ठीक, इस बिंदु का नाम होगा 0 10 और इसका नाम होगा 10 0। तो क्वेश्चन में क्या कहा है मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। क्वेश्चन ही हमारे पॉइंट में, समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु को दर्शाता है। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन था वो इस लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार दो चर में एक रेखिक समीकरण का एक आलेखीय रूप एक रेखा होगी, जो कि हमारी एक रेखा ही आई, निकल गई। देखो आपको रेखा नज़र आ रही होगी, जिसका प्रत्येक बिंदु उसका एक हल होगा। यानी कि इस लाइन पर बनने वाले जितने भी पॉइंट होंगे ना वो इसके सॉल्यूशन ही होंगे। मैं आपको करके दिखा दूं। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने 2 पॉइंट ही निकाले, मैं इन 2 पॉइंटों के अलावा भी कई सारे पॉइंट और निकाल देता हूँ। इसको रेड कलर से दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा यहाँ पे फिर जगह कम पड़ेगी तो यहाँ बना लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 0 10 ये ले लिया हमने, एक बार x बराबर हमने ले लिया 1। चलो जी 1 लिया, उसी समीकरण में x की जगह 1, y पता नहीं, प्लस का 1 उधर जाएगा इसको आ जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 9, या 9 रख दिया। ठीक, एक बार मान लो हमने y बराबर 1 रख के देख लिया, या 1 नहीं, चलो कुछ और नंबर ले लेते, 4 ले लेते हैं। ठीक, y बराबर 4, x है x, y की जगह पे 4 = 10, प्लस का 4 उधर जाएगा इसको आ जाएगा माइनस का, तो हमारे यहाँ पे x बराबर निकल के आ गया 6, y 4 है और x कितना आ गया 6। ये दो बिंदु आए, यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। चेक करते हैं, x का 1 और y का 9, तो x का 1, देखो ध्यान से, x का 1, इस पॉइंट को मैं लेकर जाता हूँ ऊपर, इस पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये तो x का तो 1 आ गया और y का कितना आएगा 9। देखो ये जो पॉइंट आया हमारा इसी लाइन के ऊपर ही आया, और चेक कर लेते हैं कितना है 6 पे 4, यानी x का तो 6, देखो x का 6 ये रहा, तो चलो इसको बनाते हैं। x का हमारा 6 आ गया। अब इसी लाइन को हम दूसरी तरफ मिलाते हैं, कितना आया हमारा 6 पे 4। इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट इस पर चेक करोगे वो सारे इसी लाइन पर ही एग्जिस्ट करेंगे, जो इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन यानी कि जो हम वैल्यू एक मानते दूसरे निकालते हैं वो सारे के सारे कौन है इसके सॉल्यूशन है, यानी कि इसके हल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आपको पीछे वाली कंडीशन में बताया था
आप इसका पॉइंट निकाल के इसमें रखोगे समीकरण, वो भी इसको हल ही होगा। तो चलो एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि 3 है, 3 का मैंने पॉइंट यहाँ से निकाला, x का 3 ये यहाँ पे टच करता है, ठीक है, इसको यहाँ पे मिलाया, तो पॉइंट हो गया हमारा 3 और 7। अगर इस पॉइंट को हम रखते हैं इस समीकरण में तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड बराबर आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बिंदु है, निर्देशांक है, वो इसी रेखा का ही है। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो हमारा जो निर्देशांक था वो कितना था, 3 7, x की जगह 3, y की जगह 7, दोनों का जोड़ 10 और 10, दोनों देखो क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जितने भी हल होंगे वो सारे इसी रेखा के भी ऊपर ही होंगे, जो मेरे दो चर समीकरण के होंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे अगले टॉपिक को। आप वीडियो को पॉज करके आराम से बीच बीच में नोट कर लिया करें। अब हमारा अगला बिंदु है x इज इक्वल टू, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, का आलेख y x के समानांतर एक सरल रेखा होती है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पर a की जगह कोई भी संख्या होगी, माइनस का भी नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, जो भी कंडीशन को अपने हिसाब से देखना होगा। मान लेते हैं मैं एक्स बराबर यहाँ पे 3 दे रखा है, कोई निशान नहीं है तो प्लस का होगा। ठीक है, अगर इस तरीके की आपकी कोई समीकरण मिलती है तो वो समीकरण हमेशा वाई एक्स के समानांतर होगी, जैसे मैंने अब ऑलरेडी बना रखा है। अब हमारी देखना क्या है कि एक्स का बिंदु है, प्लस का 3 है, तो वहाँ से हमें एक लाइन पास कर देनी है जो ये रेखा और क्या होगी, वाई एक्स के समांतर ही होगी। और अगर माइनस का 2 आ जाए तो तब क्या होगा, ये हमारा कार्तीय तल बनेगा। माइनस का 2 है तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि वाई एक्सिस के समांतर होगी। समांतर का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहेंगी और जो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। क्लियर? यानी कि इनके बीच में यहाँ से गैप नापोगे 2 यूनिट है, यहाँ भी 2, यहाँ से नापा 2 2, इनके बीच का गैप हमेशा सेम ही बना रहेगा और कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर? अगर इस तरह की सिचुएशन आपको दिखती है तो इसका मतलब ये रेखा वाई एक्स के समांतर ही बनेगी। अगला बिंदु आता है हमारा अगर y बराबर प्लस माइनस का a दे दिया जाए, उस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनेगी। जैसे कि हमें दे दिया y इक्वल टू 2, तो ये मेरा कार्तीय तल है। ठीक है, ये y एक्सिस हमारी, तो 1 और 2 2 आया, ये हमारा 2 में से इस तरीके से पास लाइन कर रही होगी जो कि हमारा x एक्स के क्या होगा, समांतर होगा। और अगर ये माइनस में दे दे फिर, यानी y बराबर -3, कोई बात नहीं, तो y एक्सिस हमारी ये है, ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर कितना हुआ, -3, तो ये -3 में से पास करती हुई लाइन जाएगी जो कि x एक्सिस के समांतर ही होगी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद का पॉइंट आता हमारा कि y इज इक्वल टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है, यानी कि जिसमें y होगा और x होगा। m यहाँ पर कोई भी एक अपने मन से मानी गई एक चर है जहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 5 -1 -3 -4 0.2 0.1 0.5 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई हमारी समीकरण होती है तो वो सदैव मूल बिंदु से ज़रूर गुजरेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने नहीं लिया x इज इक्वल टू 2y, आपको दो चर मिलेंगे, बस ध्यान रखना x और y, तीसरा इनके साथ में कोई नंबर जो कभी भी नहीं होगा, तो ये ऐसी समीकरण हमेशा मूल बिंदु से गुजरेंगी। चलो ट्राई करते हैं मैं गुजरेगी नहीं गुजरेंगी। एक बार मैंने x की जगह या y की जगह, आप अपनी मर्ज़ी से मान सकते हो, मैंने y की जगह 0 रखा, x का x, 2 का 2, y की जगह 0, 2 को 0 से गुणा किया 0, तो x भी 0 y भी 0। जब दोनों बॉक्स में 0 0 आ जाए तो अगली बार आप 0 ना मान के कुछ और नंबर इमेजिन करना। इमेजिन किया कि y बराबर 1 है, तो y की जगह पे मैंने 1 रखा, 2 1 कम 2, x कितना आया, 2 आया, तो मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक तो 0 0 0 0 कौन होता हमारा, ये मूल बिंदु 0 0, और दूसरा कौन है, 2 पर 1, नीचे से 2 और इधर से 1, दोनों बिंदु मिल गए, दोनों को मिला दिया, देखो मूल बिंदु से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक बना के रखा है, एक आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक और इक्वेशन ले ली, समीकरण ले ली,
वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स। इसमें भी कितने चर हैं, 2 हैं। आप चाहो तो माइनस के एक्स को इधर ले आओगे, किसका हो जाएगा, प्लस का एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ एक्स और वाई ही वाले चर होने चाहिए, इनके अलावा प्लस में या माइनस में कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो सदैव हमेशा इस मूल बिंदु से ही गुजरेगा उनका ग्राफ। चलो इसको चेक करते हैं इस वाले को। एक बार मैंने क्या ले लिया, x बराबर 0, यहाँ 0 रखा तो y बराबर भी कितना आया, 0 ही आया। एक बार अगर दोनों में 0 0 आ जाए तो आप 0 0 ना मान के कुछ और नंबर माना अगली बार। मान लो आपने x बराबर 1 मान लिया, x बराबर 1, जहाँ x है वहाँ 1, प्लस का 1 उधर x को आ जाएगा माइनस का, या माइनस का 1 पे माइनस 1, एक तो देखो 0 0 हो ही गया जो कि ये बिंदु होगा। फिर अब x का प्लस का y का माइनस का 1, या x का प्लस का और y का माइनस का 1, तकरीबन यहाँ आ जाएगा। 2 पॉइंट आए, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखो, यानी कि ये वाला जो मेरा ग्राफ था ये भी कहाँ से गुजरा, ये भी हमारा मूल बिंदु से ही गुजरा। क्लियर है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दें, कभी भी अगर आपको y इज इक्वल टू एम एक्स वाली सिचुएशन, यानी कि जैसे कि जिसमें केवल और केवल चर वाली संख्या ही हो, चर के अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो, जैसे कि प्लस में माइनस का प्लस 3 -3 या +4 -4, ऐसी संख्या इनके साथ में कुछ और हो है ही ना, तो वो ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से ही गुजरेगा। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं इसकी अगली टाइप। आगे इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो पीछे वाली सिचुएशन में c नहीं था, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स था, इसमें प्लस सी आ गया। c का मतलब है अब कोई ना कोई नंबर अगर मिल जाए, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 2/3, माइनस का 5/6, कोई भी नंबर ऐसा मिल जाए, तो के प्रकार के समीकरण उस रेखा को निरूपित करता है जो मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती, वो कभी भी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। एग्जाम्पल, मैंने समीकरण ले ली y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1। पिछले वाले में माइनस का 1 नहीं था, इस वाले में है, इसी की वजह से अब ये मेरा ग्राफ मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। एग्जाम्पल के तौर पे x बराबर मैंने 0 माना तो यहाँ 0 रख दिया, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस का 1, 0 में से -1 किया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, 1 पॉइंट आ गया। अगली बार मैंने x बराबर 1 माना, 1 रखा यहाँ पे, तो y का y, x की जगह 1, माइनस का 1, 2 1 कम 2 -1, 2 में से गया 1, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। 2 बिंदु मिल गए, एक तो x तो 0 है, छोड़ो, y कितना, माइनस का 1, y की लाइन है, माइनस का 1 कहाँ होगा, ये मेरा 0 और ये मेरा माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा गलत बना हुआ था, मैंने इसको ठीक किया है। ये माइनस का x तो 0 बट y माइनस का 1 ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कौन था, 1 पे 1, यानी नीचे से 1 और इधर से 1, ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा एग्जैक्टली ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस ग्राफ की इक्वेशन दी y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1। तो ध्यान से देखा जाए तो ये ग्राफ हमारा मूल बिंदु ये था, इस मूल बिंदु से नहीं गुजरा। ठीक है, यानी कि ये हमारा करेक्ट ग्राफ होगा। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसमें भी देखो +1 आ रखा है, पिछले वाले में नहीं था, अगर +1 नहीं होता डेफिनेटली मूल बिंदु से गुजरेगा, बट +1 आ गया इसलिए मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। x बराबर 0 लिया तो देखो x की जगह 0 रखा, y का 1 आ गया। ठीक है, फिर एक बार y बराबर 0 रख लिया, जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया, x का x प्लस का 1, प्लस का 1 इधर माइनस का हो गया, माइनस का 1 आ गया। अब x तो 0, y कितना है हमारा 1 है यहाँ पे, तो देखो जरा यहाँ पे x 0 y 1, y की लाइन है, y 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको नाम दे दिया 0 1। अगला -1 एंड 0, यानी x की लाइन पे -1 एंड 0, 2 पॉइंट आगे, दोनों को मिला दिया, हमारी इक्वेशन आगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1। क्लियर। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर इनके साथ में कोई c नंबर होगा, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर, कोई भी ऐसा बिंदु होगा c जिसमें कुछ भी नंबर रखा जा सकता हो, तो ऐसा समीकरण हमारा कभी भी मूल बिंदु से
नहीं गुजरेगा। ठीक है, कहीं से भी गुजरे पर मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर ये सी नहीं होता तो डेफिनेटली हमारा मूल बिंदु से गुजरता। और इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जितना मैंने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ाया समझ में आ गया होगा। इससे आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।